वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 7 क्लास 10th कंप्यूटर एप्लीकेशंस के लिए। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 साइबर एथिक्स को। और ये आपका एक थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो इसके जो नोट्स हैं ऑलरेडी मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिए हैं। तो इस चैप्टर में मेनली हम देखेंगे कि ऑनलाइन वर्ल्ड में किस तरीके से हमको रूल्स को फॉलो करना चाहिए, एथिक्स को फॉलो करना चाहिए। तो मेनली आपका एथिक्स क्या होते हैं, कुछ मोरल रूल्स होते हैं जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका बिहेवियर अच्छा होता है और आप दूसरों का भी वहाँ पे ध्यान रखते हैं, उनको भी आप हर्ट नहीं करते। तो साइबर एथिक्स या ऑनलाइन एथिक्स आपके क्या होंगे, आपके कुछ रूल्स होते हैं जिनकी मदद से सिंपली आप एक अच्छे तरीके से इंटरनेट को यूज़ करेंगे। तो इस चैप्टर में मेनली हमने यही देखना है कि ऑनलाइन किस तरीके से हम बिहेव करें, कैसे हम दूसरों की भी प्राइवेसी का ख्याल रखें, कैसे हम इलीगल वेबसाइट्स पे ना जाएं, यानी कि जो भी हमारे बेसिक रूल्स हैं ऑनलाइन उनको हम इस चैप्टर के अंदर समझने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है हमारा साइबर एथिक्स, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा साइबर एथिक्स। तो साइबर एथिक्स एक्चुअल में होता क्या है, दीज आर सेट ऑफ मोरल रूल्स, यानी कि आपके मोरल रूल्स हैं और द कोड ऑफ रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर ऑन द इंटरनेट, यानी कि आप रिस्पॉन्सिबली बिहेव करें उसके लिए कुछ रूल्स यहाँ पे हैं, आपको कुछ रूल्स को फॉलो करना है। प्रैक्टिसिंग गुड साइबर एथिक्स इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग द रिस्क ऑफ हार्मफुल एंड इलीगल बिहेवियर ऑनलाइन, यानी कि अगर आपको पता है एथिक्स क्या हैं, रूल्स क्या हैं, तो आप सिंपली वहाँ पे समझेंगे कि क्या क्या आपके रिस्क हैं जब आप ऑनलाइन होते हैं, और आप देखेंगे कि इलीगल वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ है, इलीगल बिहेवियर हम किस तरीके से अपनाते हैं अगर हम कुछ गलत करते हैं ऑनलाइन। एंड लर्न हाउ टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ एंड अदर इंटरनेट यूजर फ्रॉम सच बिहेवियर। अब साइबर एथिक्स का मतलब ये नहीं है कि आप सब चीज सही कर रहे हैं, आपको दूसरों को भी वहाँ पे प्रोटेक्ट करना है अगर आप उनकी कोई हेल्प कर सकते हैं तो ये सिंपली इस चैप्टर में यही हम समझेंगे क्या क्या यहाँ पे आपकी प्राइवेसी है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं, यानी कि एथिक्स को हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं जब हम ऑनलाइन होते हैं। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे टॉपिक है नेटिकेट या ऑनलाइन एडिकेट या इंटरनेट एडिकेट भी इनको बोला जाता है। देखिए एडिकेट हम काफ़ी बार हमने स्कूल में सुना है, एडिकेट यानी कि गुड मैनर्स जो होते हैं। तो मेनली ये दो शब्द से यहाँ पे बना है, टू वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना है, नेट एंड एडिकेट। नेट यानी कि ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट के ऊपर, एडिकेट यानी कि गुड बिहेवियर या गुड मैनर्स जो हमारे होते हैं। तो सिंपल है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, नेट दैट इज इंटरनेट एंड एडिकेट यानी कि गुड मैनर्स। यानी कि नेडिकेट जो वर्ड बना है ये दो वर्ड से बना है, एक आपका नेट है एंड दूसरा आपका एटिकेट है, यानी कि गुड मैनर्स। ऑनलाइन हमने गुड मैनर्स या गुड बिहेवियर किस तरीके से दिखाना है। तो दीज आर सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न द बिहेवियर ऑफ अ यूजर कम्युनिकेटिंग ऑनलाइन, यानी कि आपके कुछ रूल हैं, एक सेट है रूल्स का एक सेट है, यानी कि कुछ रूल्स हैं जो कि हमें बताता है कि किस तरीके से हमने कम्युनिकेट करना है ऑनलाइन, यानी कि कौन कौन से बेसिक रूल्स हमने फॉलो करने हैं। अब कम्युनिकेट आप किस तरीके से कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कैन बी डन विया ईमेल्स, यानी कि ईमेल के थ्रू आप कम्युनिकेट करते हैं। ब्लॉग्स आपने देखा होगा, आप पढ़ते हैं, हो सकता है आप लोग लिखते भी हों। ब्लॉग्स जो हैं जो कि वीडियो फॉर्म में आजकल आपके बनते हैं, या कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, या कोई और आपकी नेटवर्किंग साइट है या कम्युनिकेटिंग सोशल साइट है। एंड एप्लीकेशंस जैसे कि व्हाट्सएप है या कोई भी और एप्लीकेशन जो कि आपका इंटरनेट की मदद से चलता है, जो कि आपका नेट एप्लीकेशन या वेब एप्लीकेशन है। तो इसके लिए कुछ यहाँ पे रूल्स हैं। देखिए यहाँ पे रूल्स तो नहीं कहेंगे, गाइडलाइंस हैं, क्योंकि रूल्स अगर मैं बोलता हूँ तो हर कोई रूल्स फॉलो नहीं करता है, तो सिंपली इनको हम गाइडलाइंस के तौर पे कर सकते हैं कि कैसे आप अपना जो ऑनलाइन बिहेवियर है उसको और अच्छा कर सकते हैं। सबसे पहला है हमारा रिस्पेक्ट अदर्स प्राइवेसी, यानी कि दूसरे की प्राइवेसी को आपने ख्याल रखना है। अब प्राइवेसी को हम आगे डिटेल में समझेंगे, इसके बाद जो टॉपिक है प्राइवेसी है। इन शॉर्ट मैं बता देता हूँ कि उसकी प्राइवेसी का, दूसरे की प्राइवेसी का ध्यान रखना, बिना उसकी इजाज़त के उसके ईमेल ओपन न करना, उसके अकाउंट को ओपन ना करना, किसी दूसरे का जो सोशल नेटवर्किंग अकाउंट है उसको यूज ना करना, तो ये सिंपली आपका प्राइवेसी के अंदर आता है। देन आपका है डू नॉट शेयर योर पर्सनल सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ऑनलाइन, यानी कि ऑनलाइन अपनी जो पर्सनल सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उसको आप अपलोड ना करें, उसको आप ऑनलाइन ना रखें। जैसे आपके बैंक डिटेल्स हैं या और कोई आपके डिटेल्स हैं जो काफ़ी सेंसिटिव है, जो आप ही तक रहनी चाहिए, तो उनको ऑनलाइन हमने पोस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर आप पोस्ट करते हैं देन अगर आप डिलीट भी कर देते हैं तब भी वो चीज़ ऑनलाइन स्टे करती है। देन आपका है अवॉइड पोस्टिंग ऑफेंसिव कमेंट एंड यूज ऑफ ऑफेंसिव लैंग्वेज। तो आपको ऑफेंसिव यानी कि गंदे वहाँ पे कमेंट नहीं करने हैं, और ऑब्वियसली आपने बैड लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी है। जब भी आप कोई कमेंट करते हैं, कोई ब्लॉग आप लिखते हैं, कहीं पे आंसर आप करते हैं, तो आप वहाँ पे ऑफेंसिव लैंग्वेज को यूज़ नहीं करेंगे। देन आपका फॉलो कॉपीराइट लॉज। देखिए कॉपीराइट के लॉज आपने फॉलो करने हैं। फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे काफ़ी बार होता है हम किसी दूसरे का जो कंटेंट है उसको कट एंड पेस्ट करके सिंपली अपने उसमें अप्लाई करते हैं, तो ये आपने नहीं करना है। कॉपीराइट लॉज को आपने फॉलो करना है, पहले आप इनको समझें देन आप इनको अप्लाई भी कर सकते हैं।
देन आपका है अवॉइड रिप्लाइंग टू नेगेटिव कमेंट एंड यूज अप्रोप्रिएट लैंग्वेज, यानी कि सही लैंग्वेज आपने यूज करनी है और नेगेटिव कमेंट का आपने रिप्लाई नहीं करना। काफी बार क्या होता है कि हम एक नेगेटिव कमेंट का रिप्लाई करते हैं और बदले में वहां से फिर पूरी की पूरा जो कमेंट सेक्शन है वो भर जाता है और वहाँ पे सारे के सारे नेगेटिव कमेंट होते हैं और उसमें नए लोग एडअप होते रहते हैं, तो उसका कुछ फ़ायदा ही नहीं होता। इससे अच्छा ये है कि आप कोई वहाँ पे पॉजिटिव कमेंट लिखें या आप सिंपली उसको इग्नोर करें, यानी कि नेगेटिव कमेंट से हमने बचना भी है और सिंपली हमको करना भी नहीं है, क्योंकि जो आपका ऑनलाइन है काफ़ी बड़ी कम्युनिटी वहाँ पे है, तो एक के बाद वहाँ पे नेगेटिव आते रहते हैं। देन थैंक्स ऑल द सोर्सेज हु हैव हेल्प्ड यू ऑनलाइन, यानी कि उन सभी लोगों को आपको थैंक करना है, उनको आपने वहाँ पे सिंपली प्रोत्साहित करना है जिन जिन लोगों ने या जिन जिन चीज़ों ने ऑनलाइन आपको हेल्प की है। अब वो कोई आपका इंसान हो सकता है, पर्सन हो सकता है, किसी वेबसाइट, कोई एप्लीकेशन, कोई ब्लॉग, तो इन सभी को आप थैंक करते हुए अगर चलेंगे तो आपका एक अच्छा बिहेवियर माना जाता है। तो ये तो सिंपल से कुछ टॉपिक थे। तो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, उससे पहले स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं नोट्स के लिए। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है प्राइवेसी। तो अब हम डिस्कस करते हैं प्राइवेसी को। और प्राइवेसी अगर इन जनरल रियल लाइफ में हम बात करें तो प्राइवेसी हम बोलते हैं जब हम अकेले हों और बिना हमारी इजाज़त के कोई हमें डिस्टर्ब ना करें, तो सिंपली इसको हम प्राइवेसी कहते हैं। तो ऑनलाइन प्राइवेसी क्या है? जब बिना हमारी इजाज़त के कोई भी हमारा डेटा जो है उसको मिसयूज ना करे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर। तो सिंपली इसको अगर हम देखें, नॉर्मल डेफिनेशन अगर हम देखें प्राइवेसी की, तो स्टेट ऑफ बीइंग अलोन एंड नॉट वॉच्ड और डिस्टर्ब्ड बाय अदर पीपल, यानी कि जब कोई दूसरा इंसान हमें परेशान नहीं कर रहा है और हम अकेले में अपना काम कर रहे हैं, अपनी कुछ चीज़ें कर रहे हैं, अपना कोई भी डेटा हम देख रहे हैं, ये तो हम बात करेंगे ऑनलाइन की, तो सिंपली उसे हम प्राइवेसी कहते हैं। यानी कि जब हम अकेले हैं और बिना हमारी इजाज़त के कोई हमें डिस्टर्ब ना करे तो उसको सिंपली हम प्राइवेसी कहते हैं। तो ऑनलाइन प्राइवेसी क्या हुई? व्हेन ऑनलाइन समवन कैन नॉट यूज अवर डेटा विदाउट अवर परमिशन इज कॉल्ड ऑनलाइन प्राइवेसी, यानी कि जब कोई हमारी इजाज़त के बिना, यानी कि हमारी परमिशन के बिना कोई हमारा डेटा यूज ना करे तो उसको सिंपली हम प्राइवेसी कहते हैं। और अगर इसको वायलेट कहता है, उसको कोई वायलेट करता है, कोई डिस्टर्ब करता है, डेटा को पोस्ट करता है बिना हमारी इजाज़त के, तो सिंपली उसको प्राइवेसी को आपका वायलेट करना कहा जाता है। तो सिंपल है, आप देखिए क्या क्या हो सकते हैं। लोकेशन अगर कोई आपकी वहाँ पे देखता है ऑनलाइन बिना आपकी इजाज़त के, टेक्स्ट है, टेक्स्ट मैसेजेस हो, मल्टीमीडिया हो, यानी कि आपकी इमेजेज हो, कोई ग्राफिक्स हो, कोई वीडियो हो, तो सिंपली सबका सब मल्टीमीडिया में आता है। या पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपकी है, आपके अकाउंट डिटेल्स हो और कोई आपकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो पर्सनल डेटा है, तो ये सभी अगर इसको कोई आपका बिना आपकी इजाज़त के यूज़ करता है तो उसको सिंपली प्राइवेसी का वायलेशन कहा जाता है। देन आपका टिप्स टू इम्प्रूव ऑनलाइन प्राइवेसी, यानी कि कैसे हम ऑनलाइन अपनी प्राइवेसी को बढ़ा सकते हैं, उसको सिक्योर कर सकते हैं। सबसे पहले तो ऑलवेज यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स इन योर ऑनलाइन अकाउंट, यानी कि जितने भी आपके ऑनलाइन अकाउंट हैं उसमें आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ कीजिए। और पासवर्ड आपको ऑलरेडी पता है कि आपको रेगुलर बेसिस पे चेंज करते रहना चाहिए और उसमें आपने उसको हार्ड बनाना है ताकि कोई उसको इजीली गेस ना कर पाए, यानी कि उसमें आपके अल्फ़ाबेट्स हों, अपर केस, लोअर केस, सिंबल्स हों, नंबर्स हों, यानी कि जितना आप मिक्सअप उसमें करेंगे उतना स्ट्रॉन्ग आपका पासवर्ड होता है। देन डोंट पोस्ट प्राइवेट इंफॉर्मेशन ऑन योर सोशल मीडिया अकाउंट्स, यानी कि प्राइवेट इंफॉर्मेशन आपको ज़रूरी नहीं है, सोशल मीडिया फेसबुक है या आपका सिंपली इंस्टाग्राम है, तो वहाँ पे आप अपनी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको शेयर ना करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है, उससे आपकी प्राइवेसी सेफ रहती है। डोंट क्लिक ऑन हार्मफुल लिंक्स, अब देखिए काफ़ी लिंक आते हैं, क्लिक दिस, तो उसमें आपको प्राइसेस मिलते हैं या कुछ और आपको वहाँ पे कहा जाता है, यानी कि कोई भी ऐसी वेबसाइट पे आपको लेकर जाने की कोशिश की जाती है जो कि हार्मफुल है या जहाँ पे सिंपली आपको कुछ आपका मेनली टाइम वेस्ट वहाँ पे होगा। काफ़ी बार तो हम वहाँ पे मनी भी स्पेंड करते हैं, तो हर एक लिंक में क्लिक करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। एंड देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ समवन कैन ब्रेक अवर प्राइवेसी, यानी कि हमारी प्राइवेसी को कोई ब्रेक किस तरीके से कर सकता है ऑनलाइन। तो इन बातों का आपने ध्यान देना है। सबसे पहले ऑनलाइन फ्रॉड, यानी कि इट इज़ अ फ्रॉड यूजिंग इंटरनेट और कंप्यूटर्स। अब कंप्यूटर्स का मतलब इंटरनेट तो आपको पता है, यानी कि ऑनलाइन कहें, इंटरनेट कहें, कंप्यूटर्स आपका मोबाइल, टैबलेट, टैब्स, यानी कि कोई भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो उनकी मदद से अगर कोई ऑनलाइन फ्रॉड आपके साथ करता है, जैसे कि आपका क्विक रिच स्कीम्स होती हैं, काफ़ी बार आपको मैसेजेस आते हैं, ऑनलाइन भी आते हैं कि आपने इतनी लॉटरी जीती है, वही आपको टेक्स्ट मैसेजेस भी आते हैं, तो उन पर आपने भरोसा नहीं करना चाहिए, सिंपली वो आपके ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं, जिसको हम सिंपली यहाँ पे बल्क में मैसेज सेंड करना भी कहते हैं या स्कैम भी कहा जाता है काफ़ी बार। देन आपका फ्रीक्वेंट
FREQUENT, फ्रीक्वेंट पॉपअप विंडोज़, आई होप स्पेलिंग सही है। फ्रीक्वेंट पॉपअप विंडोज़ आपने देखा होगा ऑनलाइन, अगर आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो काफ़ी बार वहाँ पे पॉपअप विंडो आता है आपका कि आप किसी वेबसाइट पे गए तो वहाँ पे फ्रीक्वेंटली आपका फ़ोन भी काफ़ी बार वाइब्रेट होता है, तो उससे आपने बचना है। इसके लिए क्या करेंगे, ऑलवेज यूज HTTP वेबसाइट्स। अब देखिए दो तरीके की वेबसाइट होती हैं, एक होती है जिनका एड्रेस HTTPS यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है, एक तो केवल आपका सिंपल होता है HTTP जो कि सिक्योर्ड नहीं होता, लेकिन HTTPS आपका सिक्योर्ड होता है। इसका मतलब यहाँ पे आपका सिक्योर ही है। तो आपकी जो मेन वेबसाइट है, मेनली बैंकिंग वेबसाइट, आपकी जितनी भी वेबसाइट है आपने देखा होगा HTTPS से स्टार्ट होती हैं, या आपकी जो बड़ी वेबसाइट्स हैं फेसबुक है, गूगल है, यूट्यूब है, तो इनमें आपका HTTPS यूज़ होता है। कुछ वेबसाइट ऐसी भी होती हैं जो सिंपली HTTP वाली होती हैं, तो आप कोशिश करें कम से कम आप HTTP वाली वेबसाइट पे जाएं एंड मेनली आप जो काम करें अपना वो HTTPS यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है, जो कि सिक्योर है, उसमें आप ज़्यादा सर्फिंग करें या उस पर आप विजिट करें। देन आपका है फिशिंग। अब देखिए फिशिंग क्या होती है, सिंपली देखिए आपको HTML आता है, CSS, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो आपको आती हैं, तो आप भी एक फेक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। देन उसका लिंक किसी को शेयर करके उसका डेटा चोरी करना सिंपली आपका फिशिंग कहलाता है, यानी कि फेक वेबसाइट की मदद से किसी का डेटा स्टील करना, सिंपली डेटा चुराना ऑनलाइन, उसको फिशिंग कहा जाता है। तो स्टीलिंग डेटा यूजिंग फेक वेबसाइट इज नोन एज फिशिंग। तो ये भी एक तरीका है कि आपकी प्राइवेसी कैसे हम ब्रेक कर सकते हैं। देन एक सिंपली मैंने नोट यहाँ पे लिखा है कि क्रिप्टोग्राफी हम लोग यूज करते हैं डेटा सिक्योरिटी के लिए। अब देखिए अगर आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपको सिंपली क्रिप्टोग्राफी समझ में आएगी। क्रिप्टोग्राफी सिंपली क्या होता है, जब आपको जो डेटा है उसको हम इनक्रिप्ट करते हैं और डिक्रिप्ट करते हैं। इनक्रिप्शन मतलब क्या है, उसको प्लेन टेक्स्ट की बदले हम किसी ऐसे टेक्स्ट में उसको कन्वर्ट करते हैं जो कि जो आपके इंटरमीडिएटरी वहाँ पे मीडियम है, अगर उससे कोई डेटा चुरा भी ले तो भी उसको वो पकड़ नहीं पाता। आपने देखा होगा व्हाट्सएप में जब आप पहली बार किसी को मैसेज करते हैं तो उसमें लिखा हुआ आता है फर्स्ट टाइम कि ये जो आपका डेटा है ये इनक्रिप्टेड है। इनक्रिप्टेड मतलब क्या है, आपने यहाँ से सेंड किया, अब वो केवल डेटा कहाँ पे ओपन होगा, जहाँ पे उसका रिसिपिएंट है, यानी कि जिसको आप सेंड कर रहे हैं, जो रिसीवर है सिंपली। तो क्रिप्टोग्राफी सिंपली एक टेक्निक है जिससे कि हम टेक्स्ट को बदलते हैं, प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए मैंने किसी को हेलो भेजा है, तो सिंपली जब ये हमारा मान लीजिए सेंडर ने भेजा, देन रिसीवर के यहाँ पे और मीडियम में जब ये चलेगा, हो सकता है किसी और टेक्स्ट के फॉर्म में जाए, मान लीजिए ये आपका POTMP इस तरीके से जाए, एंड यहाँ पे आपका चेंज होके दोबारा आपका हेलो हो जाए। तो ये क्या है, इसको हम इनक्रिप्शन कहते हैं, यानी कि हमने इनक्रिप्ट किया प्लेन टेक्स्ट को साइपर टेक्स्ट में। साइपर टेक्स्ट यानी कि जिसमें हमने चेंज किया है उसको किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया है, देन इसको हम डिक्रिप्ट करके वापस ओरिजिनल फॉर्म पे लाते हैं रिसीवर्स एंड पे। तो सिंपली क्रिप्टोग्राफी के अंदर है। अगर आप हायर क्लासेस में पढ़ते हैं तो सिंपली आपको ये और समझ में आएगा। अभी केवल इतना समझना है कि क्रिप्टोग्राफी की मदद से सिंपली हम डेटा को सिक्योर करते हैं। तो ये हमारा सिंपल सा टॉपिक था, यानी कि प्राइवेसी। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है, तो आगे के टॉपिक हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं नोट्स के लिए। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे अब चलते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है सॉफ्टवेयर लाइसेंसेज। और सॉफ्टवेयर लाइसेंस बेसिकली आपका होता है एक लीगल एग्रीमेंट, जिसकी मदद से हमें ये पता चलता है कि जो आपका सॉफ्टवेयर का ओनर है वो हमें कितनी वहाँ पे फ्रीडम देता है, यानी कि सॉफ्टवेयर को हम कितना वहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसको हम कितना शेयर कर सकते हैं, उसका जो सोर्स कोड है उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। यानी कि बेसिकली एक लीगल एग्रीमेंट है कि किस तरीके से हम एक सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा सॉफ्टवेयर लाइसेंसेज। तो सिंपल है, अ सॉफ्टवेयर लाइसेंस इज अ लीगल एग्रीमेंट बिटवीन अ यूजर एंड द ओनर ऑफ अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। यानी कि ये एक लीगल एग्रीमेंट है किसके बीच, आपका यूजर और सॉफ्टवेयर जिसने बनाया है उसके बीच, जो कि सिंपली हमें बताता है दैट डिफाइंस व्हाट ऑल यूजर्स कैन डू विद द सॉफ्टवेयर। यानी कि जो बताता है, जो एग्रीमेंट होगा वो सिंपली ये बताएगा कि उस सॉफ्टवेयर के साथ हम क्या कर सकते हैं, यानी कि उसको हम शेयर कर सकते हैं, उसमें हम कोई चेंजेस कर सकते हैं। तो ये सभी उस एग्रीमेंट में आपका लिखा होता है। अब सिंपली यहाँ पे कौन कौन से सॉफ्टवेयर लाइसेंसेज होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है प्रोप्राइटरी लाइसेंस। यानी कि प्रोप्राइटरी सिंपली इसका मतलब क्या होता है, जो डेवलपर है वो ही इसका ओनर होता है, और सिंपली इसको यूज़ करने के लिए हमें इसको आपका बाई करना पड़ता है, और इसको हम शेयर नहीं कर सकते, रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। तो सिंपल सा है, इन दिस ओनर इज द डेवलपर ऑफ द सॉफ्टवेयर। यानी कि जो इसका ओनर है वो ही इसका डेवलपर होता है, यानी उसी ने इस सॉफ्टवेयर को क्रिएट किया होता है। वी हैव टू परचेज इट, इसको हमने खरीदना होता है, एंड इट कैन नॉट बी मॉडिफाइड और रीडिस्ट्रीब्यूटेड। यानी कि इसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते और इसको हम डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे विंडोज़ है, तो विंडोज़ ना तो हम वैसे तो हम इसको लेते हैं, इसकी हम प्राइवेसी आपने देखा होगा, इसको हम लेते हैं, लेकिन अगर ओरिजिनल विंडोज़ हम लें तो वो काफ़ी महंगा भी हमें
पड़ता है, तो इसको हम ना तो रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ना ही इसके जो सोर्स कोड है उसको हम चेंज कर सकते हैं। देखिए सोर्स कोड क्या होता है, कोई भी ऐसा कोड जो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू लिखा जाता है उसको हम सोर्स कोड कहते हैं। यानी कि जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो किसी स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है उसे हम सोर्स कोड कहते हैं। तो उसको सिंपली हम यहाँ पे ना तो चेंज कर सकते हैं, ना ही उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके उसको आगे हम रीसेल या रीडिस्ट्रीब्यूट से कर सकते हैं। तो एग्जांपल जैसे विंडोज़ है, एडोब फोटोशॉप है, आईट्यून्स हैं, और भी हमारे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो ये आपके सिंपली सॉफ्टवेयर लाइसेंस होते हैं प्रॉपर्टी टाइप के। देन आपका आता है यहाँ पे फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। अब देखिए इसका जो अवेलेबल जो सोर्स कोड है वो अवेलेबल नहीं होता, लेकिन सिंपली इसको हम यूज़ कर सकते हैं। और ये मेनली आपका होता है जो मेन सॉफ्टवेयर है उसका प्रचार करने के लिए, यानी कि उसको प्रमोट करने के लिए। आपने देखा होगा कुछ सॉफ्टवेयर्स आते हैं जिनको हम सिंपली यूज़ तो करते हैं, लेकिन उसमें कुछ फीचर्स हमारे इनेबल डिसेबल्ड होते हैं। तो अगर हमको मेन सॉफ्टवेयर चाहिए जिससे कि हमारा स्पेसिफिक काम पूरा हो, तो उसके लिए हमको मेन सॉफ्टवेयर को परचेज करना पड़ता है। यानी कि ये मेनली आपका प्रमोशनल पर्पजेस के लिए होते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे लाइसेंसेज हैं जो कि आपका होता है फ्रीवेयर, तो इसमें सिंपल सा है, सोर्स कोड इज नॉट अवेलेबल एंड कैन नॉट बी मॉडिफाइड। यानी कि सोर्स कोड तो हमें मिलेगा ही नहीं, यानी कि जिस तरीके से किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसकी कोडिंग की है। एंड इट इज़ यूज फॉर प्रमोटिंग प्राइम और मेन सॉफ्टवेयर विथ मेन फीचर्स, यानी कि जिसमें मेन फीचर्स होते हैं वो मेनली डिसेबल्ड होते हैं इस सॉफ्टवेयर में। लेकिन अगर आप इसका मेन या प्राइम वाला जो पार्ट है, जो मेन सॉफ्टवेयर है उसको परचेज करते हैं, तो आपको इसमें सारे जो फीचर्स हैं वो इनेबल मिलते हैं। देन आपका होता है शेयरवेयर लाइसेंस। अब इसमें क्या होता है, सिंपली ये आपको एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए तो मिलता है, यानी कि स्टार्टिंग में तो आप इसको फ्रीली यूज कर सकते हैं, लेकिन लेटर ऑन आपको कुछ टाइम पीरियड के बाद, 1 महीना 2 महीना 1 साल के बाद आपको सिंपली इसको परचेज करना पड़ता है। जैसे आपके मेनली एंटीवायरसेस होते हैं, तो इनिशियली तो आपको फ्री मिलते हैं, लेकिन बाद में आपको इसकी जो ईयरली इंस्टॉलमेंट्स हैं वो देनी होती हैं। तो सिंपल है, it can be used for a particular time. We can use it initially but later we have to pay for it। यानी कि स्टार्टिंग में तो हमको ये फ्री में दिया जाता है, लेकिन लेटर ऑन हमको इसको खरीदना पड़ता है। देन आपके आते हैं फ्री सॉफ्टवेयर, यानी कि जो फ्रीली अवेलेबल होते हैं, डाउनलोड कीजिए, यूज़ कीजिए। तो वी कैन यूज़ एंड डाउनलोड फॉर फ्री। जैसे कि आपके मैक्सिमम जो आपके वेब ब्राउजर्स होते हैं, जैसे फायरफॉक्स है, क्रोम है, तो जितने भी आपके ब्राउजर्स हैं मेनली वो फ्रीली अवेलेबल होते हैं। आपने देखा होगा कोई भी उसका चार्ज आपको नहीं लगता, तो आप फ्रीली डाउनलोड करते हैं एंड आप उसको यूज़ कर सकते हैं। देन आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अब देखिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जिनका सोर्स कोड भी अवेलेबल है और उसमें हम कुछ मॉडिफाई भी कर सकते हैं, उसको हम रीडिस्ट्रीब्यूट, यानी कि जो नया वर्जन हमने क्रिएट किया है उसको हम रीडिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, यानी कि उसको हम आगे पास भी कर सकते हैं। तो ये सिंपल है, इट्स सोर्स कोड इज फ्रीली अवेलेबल, इट कैन बी मॉडिफाइड, रीडिस्ट्रीब्यूटेड बाय एनीवन, यूजर कैन ऐड न्यू फीचर्स टू इट। यूजर इसमें नए फीचर ऐड अप कर सकता है। तो ये ओपन सोर्स होता है, यानी कि जिनका सोर्स कोड क्या है, देखिए नाम ही बता रहा है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का, जिनका सोर्स है ओपन है, यानी कि अवेलेबल है। तो सोर्स कोड में आपका चेंजेस करेगा कौन, जिसको उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आपकी नॉलेज है, यानी कि जो सोर्स कोड को समझता है वही उसमें चेंज कर सकता है। तो सिंपल है, एग्जांपल के तौर पे जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइनेक्स है, MySQL जो कि डेटाबेसेस के लिए यूज होता है, या मोजिला फायरफॉक्स सिंपली आपका जो एक वेब ब्राउजर है। ऐसे काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर हैं जिनके सोर्सेस फ्रीली अवेलेबल हैं। देन आपका एक मूवमेंट आया था, इसके ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है इसके लिए एक मूवमेंट चलाया गया था रिचर्ड स्टेलमैन के द्वारा लेट 80s के अंदर, जो कि ओपन सोर्स जो सॉफ्टवेयर है इनको बढ़ावा देते हैं, यानी कि फ्रीली अवेलेबल होना चाहिए जो सोर्स कोड है। तो टॉपिक है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मूवमेंट। इट वाज स्टार्टेड बाय रिचर्ड स्टेलमैन इन लेट 80s। इट इज अ मूवमेंट दैट सपोर्ट्स यूज ऑफ ओपन सोर्स लाइसेंसेस फॉर सम सॉफ्टवेयर, यानी कुछ सॉफ्टवेयर्स के जो सोर्स हैं वो सिंपली हमको अवेलेबल होते हैं, तो उसमें मॉडिफाई करके कुछ चेंज करके हम रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, या उसमें नए फीचर्स उसको और बेहतर हम बना सकते हैं। तो इसके लिए कुछ क्राइटेरिया हैं। बेसिक क्राइटेरिया क्या है ओपन सोर्स लाइसेंसिंग के लिए, सिंपली सॉफ्टवेयर मस्ट बी अवेलेबल फॉर फ्री विद सोर्स कोड, यानी कि सोर्स कोड आपका अवेलेबल होना चाहिए फ्रीली, या एक लिमिटेड एक छोटी सी कॉस्ट के साथ, और वो भी आपका सोर्स कोड के साथ, यानी कि सोर्स कोड भी वहाँ पे होना चाहिए। देन आपका है एनीवन कैन मॉडिफाई द सोर्स कोड एंड मॉडिफाइड वर्जन कैन बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड। तो सिंपल सा है, यानी कि जो आप कोई भी आपका यूजर है वो आपका किसी भी सोर्स कोड को मॉडिफाई यहाँ पे कर सकता है, एंड मॉडिफाई करने के बाद उसको रीजनरेट करने के बाद आगे हम उसको रीडिस्ट्रीब्यूट या शेयर भी कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा हमारा टॉपिक था सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं नोट्स के लिए।
तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट होता है। तो अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं जो कि है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। और इंटेलेक्ट मतलब सिंपली आपकी जैसा बुद्धि होती है, यानी कि अगर आपने माइंड या अपनी बुद्धि को लगाकर अगर आप कोई नई चीज़ क्रिएट करते हैं तो उस ओरिजिनल कंटेंट को सेव करने के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हमको मिलते हैं। यानी कि फॉर एग्जाम्पल आप अपने माइंड या अपने इंटेलेक्ट के थ्रू आप क्या चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। आप किसी बुक को लिख सकते हैं, आप कोई आर्ट क्रिएट कर सकते हैं, आप कोई म्यूजिक क्रिएट कर सकते हैं, ये आपका ओरिजिनल कंटेंट होगा। यानी कि इन सभी को आपका सेव करने के लिए, ताकि कोई दूसरा इसको चुरा ना सके, इसकी कॉपी ना कर सके, हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं। तो सिंपल सा हमारा टॉपिक है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर द राइट्स गिवन टू अ पर्सन ओवर द क्रिएशन ऑफ देयर माइंड। यानी कि अपनी बुद्धि या अपना दिमाग लगाकर अगर वो चीज़ कोई नई चीज़ क्रिएट करते हैं तो उनको उस चीज़ को आपका सेव रखने के लिए, ताकि ओरिजिनल कंटेंट हमारा सेव रहे, हम आईपीआर यहाँ पे ले सकते हैं या सिंपली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हम ले सकते हैं। तो आईपीआर हेल्प्स अस, यानी कि हमको हेल्प करता है टू स्टॉप पीपल फ्रॉम स्टीलिंग और कॉपिंग अवर ओरिजिनल वर्क। यानी कि हमारे ओरिजिनल वर्क ताकि वो आपके पास रहे, आप उसको फ्यूचर में यूज़ कर सकें और कोई दूसरा उसको चुरा ना सके, उसकी कॉपी ना कर सके, तभी हम आईपीआर या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें कौन कौन से होते हैं, देखिए एग्जांपल के तौर पे कोई इन्वेंशन आपने किया, कोई आर्ट आपने क्रिएट की, कोई म्यूजिक आपने क्रिएट करते हैं, या सिंपली आप कोई बुक लिखते हैं, यानी कि कुछ भी आप क्रिएटिव करते हैं अपना माइंड का या अपने इंटेलेक्ट का इस्तेमाल करके, तो वहाँ पर आप आईपीआर ले सकते हैं। इसमें सबसे पहले हमारा आ जाता है ट्रेडमार्क। अब देखिए ट्रेडमार्क आपने देखा होगा, ये एक वर्ड हो सकता है, कोई सिंबल हो सकता है, ये आपका कोई स्लोगन हो सकता है, कोई टैगलाइन हो सकती है, जो सिंपली एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट करता है। तो सिंपल सा है, अ ट्रेडमार्क इज अ वर्ड और सिंबल दैट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई एंड डिस्टिंग्विश द प्रोडक्ट ऑफ वन मैन्युफैक्चरर और सेलर फ्रॉम अदर। यानी कि सिंपल ट्रेडमार्क एक वर्ड हो सकता है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकते हैं, कोई सिंबल हो सकता है, जो सिंपली एक यूनिक जो आपका प्रोडक्ट है उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है और उसको दूसरे जो प्रोडक्ट हैं उनसे डिफ्रेंशिएट करने में भी हेल्प करता है। बड़ी बड़ी कंपनीज की आपने देखा होगा उनके कुछ स्पेसिफिक सिंबल्स होते हैं, एक टैगलाइन होती है या एक वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। एग्जांपल के तौर पे एडिडास है, डेल है, एचपी है, काफ़ी बिग जो हमारे जाइंट्स हैं, जाइंट कंपनीज जो हैं, वो आप उनका एक स्पेसिफिक ट्रेडमार्क होता है। देन हमारा नेक्स्ट है कॉपीराइट। अब देखिए कॉपीराइट सिंपली एक लीगल राइट होता है जो कि सिंपली हमारे क्रिएटिव वर्क को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है, यानी कि आपके अलावा अब उसको कोई यूज नहीं कर सकता है। तो सिंपल सा है, इट इज अ लीगल राइट टू प्रोटेक्ट वर्क लाइक क्रिएटिंग म्यूजिक, आर्टिस्टिक वर्क, कोई भी आर्ट अगर आप क्रिएट करते हैं, कोई पेंटिंग वगैरह है, कोई आपकी फाइल्स हैं स्पेसिफिक आपने क्रिएट की हैं, वीडियो गेम्स आपने देखा होगा उसमें कॉपीराइट वहाँ पे लिखा हुआ आता है, बुक्स अगर आप लिखते हैं तो सिंपली उसका आप कॉपीराइट वहाँ पे ले सकते हैं ताकि कोई दूसरा उसे यूज ना कर सके। देन आपके आते हैं पेटेंट्स। अब देखिए पेटेंट भी आपकी लीगल राइट होते हैं जो कि औरों को यहाँ पे हटाते हैं या औरों को रोकते हैं आपके द्वारा बनाई गई चीज़ों को बनाने से। यानी कि आपने कोई चीज़ क्रिएट करी तो एक स्टैंडर्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, एक सेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए कोई दूसरा इंसान उस चीज़ को नहीं बना सकता है। तो ये हम कर सकते हैं सिंपली उस चीज़ का पेटेंट लेके। मेनली मेडिकल फील्ड के अंदर जो मेडिसिन बनती हैं तो उसमें इसका ज़्यादा यूज़ होता है। तो सिंपल है, इट इज़ अ लीगल राइट, तो इसको राइट्स नहीं राइट कर देते हैं, दैट एक्सक्लूड्स अदर फ्रॉम मेकिंग, यूजिंग, सेलिंग एंड इंपोर्टिंग एन इन्वेंशन फॉर अ सेट पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि एक निश्चित समय सीमा के लिए उस चीज़ को कोई दूसरा ना बना सके, उसके लिए सिंपली उस चीज़ का हम पेटेंट ले सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपने कोई मेडिसिन बनाई, आपने किसी चीज़ का डिज़ाइन दिया है तो सिंपली उसका आप पेटेंट ले सकते हैं। देन आपका लास्ट आता है ट्रेड सीक्रेट। ट्रेड सीक्रेट सिंपली क्या होता है, ये आपका सिंपली सीक्रेट्स होते हैं या ट्रेड सीक्रेट आपका होता है जो कि कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए या उसको आपका इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को आपका हमेशा ही कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए किया जाता है। तो सिंपल है, जैसे आपने देखा होगा कोका कोला है या सिंपली पेप्सी हैं, जो बड़े आपके जाइंट्स हैं, ये सिंपली हमें नहीं पता कि भैया इसमें किस तरीके से इनका फॉर्मूला जनरेट होता है, कैसे वो चीज़ बनती है, तो इनको सिंपली हम ट्रेड सीक्रेट्स कहते हैं। तो दीज आर सीक्रेट्स ऑफ अ पर्टिकुलर बिजनेस और प्रोडक्ट। यानी कि एक सीक्रेट होता है जो कि एक बिजनेस या एक सिंपली एक प्रोडक्ट का होता है। इट प्रोटेक्ट्स कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, और ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो है उसको सिंपली प्रोटेक्ट करता है। तो ये सिंपली हमारे क्या हो गए, ये हो गए हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। यानी कि कोई भी चीज़ अगर आप इंटेलेक्ट या माइंड के थ्रू आप क्रिएट करते हैं, ओरिजिनल आपका कंटेंट है, तो उसके लिए सिंपली हम आईपीआर या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यहाँ पे ले सकते हैं। तो इसी के साथ ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं नोट्स के लिए। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो कुछ और हमारे टॉपिक्स हैं तो उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं।
तो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं जो कि है प्लेगरिज्म। अब देखिए प्लेगरिज्म एक सिंपल टर्म है जिसका मतलब लैटिन वर्ड में होता है किडनैपिंग, यानी कि अगर हम किसी दूसरे का आइडिया या कंटेंट हम कॉपी करते हैं और उसको हम क्रेडिट भी नहीं देते तो सिंपली इसी टर्म को बोला जाता है प्लेगरिज्म। तो सिंपल सा हमारा टर्म है प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म इज कॉपिंग अदर्स आइडिया बट नॉट गिविंग द क्रेडिट, यानी कि हम क्रेडिट नहीं देते लेकिन किसी दूसरे का आइडिया हम कॉपी करते हैं। तो इसको सिंपली हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? सबसे पहले तो जो उसका कॉपीराइटेड ओनर है यानी कि जिसका वो आपका कंटेंट है, डिजिटल कंटेंट है, उससे हमने रिटर्न में परमिशन लेनी चाहिए ताकि उसको हम आपका यूज़ कर सकें। तो पहला पॉइंट है कैसे हम अवॉइड करेंगे, टेक रिटर्न परमिशन फ्रॉम कॉपीराइटेड ओनर। देन आपका है इंक्लूड कोटेशंस एंड गिव क्रेडिट, यानी कि उसको क्रेडिट दीजिए एंड वहाँ पे कोटेशंस या साइटेशंस आप वहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। कोटेशंस क्या होते हैं, अगर किसी ने कोई बात बोली है, किसी की कोई वर्डिंग है तो उसको आप वहाँ पे सिंपली कोट कर सकते हैं, उसको आप कोट्स के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं ताकि पता लगे कि आपका कंटेंट नहीं किसी और का ओरिजिनल कंटेंट है। देन आप सिंपली यहाँ पे डिस्क्लेमर भी यूज़ कर सकते हैं। आपने देखा होगा काफ़ी ऑनलाइन भी होता है, यूट्यूब के आगे भी आपने देखा होगा काफ़ी वीडियोस में डिस्क्लेमर्स आते हैं कि ये कंटेंट कहाँ से आया है, क्या इसका पर्पस है, तो आप डिस्क्लेमर भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट आपका आता है टर्म पैराफ्रेजिंग। अब देखिए पैराफ्रेजिंग मतलब आपका सिंपल होता है कि किसी दूसरे का जो आपका आइडिया है या उसका जो कंटेंट है उसको हमने अपने शब्दों में कहा लेकिन उसकी मीनिंग हमने चेंज नहीं करी, यानी कि मीनिंग तो सेम है लेकिन सिंपली उसको हमने अपने शब्दों में उसको हमने समझाया है। तो यही आपका होता है पैराफ्रेजिंग। व्हेन समवन रीयूजेस कंटेंट ऑफ अदर पर्सन इनटू हिज ओन वर्ड्स विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग, यानी कि उसकी मीनिंग चेंज नहीं करना लेकिन सिंपली उसको यूज करना अपने शब्दों में। देन आपका नेक्स्ट है डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स। डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं? देखिए सबसे पहले तो डिजिटल प्रॉपर्टी होती क्या है, कोई भी आपकी ऑनलाइन प्रॉपर्टी, यानी कि फॉर एग्जांपल आपने अपनी इमेजेस पोस्ट की हैं, आपने अपना पर्सनल डेटा पोस्ट किया है, कोई आपका ब्लॉग है, तो उन सब पे आपका राइट है क्योंकि डिजिटली आपने उसको वहाँ पे पोस्ट किया हुआ है। तो कोई भी इंसान अगर इन डेटा को वहाँ पे छेड़छाड़ करता है, इनको अगर वो स्टील करता है, कॉपी करता है, रीयूज़ करता है, तो ये सिंपली आपका डिजिटल राइट्स जो आपके हैं उसको वॉयलेट करता है। तो यही हमारे सिंपल डिजिटल राइट्स होते हैं, यानी कि जितना भी हमारा कंटेंट है ऑनलाइन या इंटरनेट के ऊपर। तो डिजिटल प्रॉपर्टी इंक्लूड डेटा स्टोर्ड इन डिजिटल फॉर्मेट, यानी कि डिजिटल फॉर्मेट ऑनलाइन आपका जितना भी डेटा है दैट इज़ ईमेल आपका है, मल्टीमीडिया है यानी कि टेक्स्ट इमेजेस हो गई, ऑडियो वीडियो, ऑनलाइन फाइल्स हैं, कोई डॉक्यूमेंट वगैरह आपके हैं, ई शॉपिंग अकाउंट्स हैं या नेट बैंकिंग अकाउंट्स हैं, तो ये सभी आपका डिजिटल प्रॉपर्टी होती है। तो अनऑथराइज्ड एक्सेस टू डिजिटल प्रॉपर्टी वायलेट्स द डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स, यानी कि अनऑथराइज्ड एक्सेस, अगर आप बिना उसकी इजाज़त के उन सबको एक्सेस करते हैं, मिसयूज़ करते हैं, तो ये सिंपली वायलेट करता है डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स के। दैट इज़ आपका ऑनलाइन कॉपीराइटेड कोई कंटेंट हो, पर्सनल इंफॉर्मेशन हो ऑनलाइन या आपका डोमेन नेम हो, तो ये इनको अगर कोई भी वायलेट करता है, इनका कोई मिसयूज़ करता है, तो सिंपली वो आपके जो डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स है उनको वायलेट करता है। देन आपका टॉपिक है डिजिटल डिवाइड। अब देखिए डिजिटल डिवाइड क्या होता है? डिजिटल डिवाइड सिंपली एक टर्म हम यूज़ करते हैं उन दो लोगों के बीच या उन दो सोसाइटीज़ के बीच जहाँ पे आपका इंटरनेट की अवेलेबिलिटी है और जहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं है। क्योंकि आज भी हमारी कंट्री में आपने देखा होगा काफ़ी लोगों को जो बेसिक इंटरनेट की नीड है या कंप्यूटर्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं, वो अवेलेबल नहीं है, और एक तरफ ऐसे हैं जिनके पास काफ़ी सारा वहाँ पे इंटरनेट की अवेलेबिलिटी है, सिंपली स्मार्टफोन्स है, यानी कि डिजिटल कंटेंट उनके पास है, डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कर रहे हैं। तो डिजिटल डिवाइड एक टर्म है जो कि इन दोनों जो आपके लोग हैं इनको डिफरेंशिएट करती है। तो सिंपल सा है, डिजिटल डिवाइड रिफर्स टू द गैप बिटवीन द पीपल हु हैव नॉलेज एंड एक्सेस टू प्रोडक्ट ऑफ मॉडर्न डिजिटल टेक्नोलॉजी, यानी कि जिनके पास नॉलेज भी है और एक्सेस भी है आपका मॉडर्न डिजिटल टेक्नोलॉजी का। जैसे आपका स्मार्टफोन है, दैट इज स्मार्टफोन्स हो गई, कंप्यूटर्स हैं, इंटरनेट है, एंड दोज हु डू नॉट हैव एक्सेस टू दीज थिंग्स, यानी कि एक तो वो जिनके पास ये सभी चीज़ अवेलेबल हैं जो समझते हैं टेक्नोलॉजी को, और दूसरा वो जिनके पास इन सब की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो इससे सिंपली सोसाइटी में एक डिवाइड आता है। तो हमको यहाँ पे ये देखना चाहिए कि डिजिटल डिवाइड से डिजिटल यूनिटी की तरह हम किस तरीके से जाते हैं और हम कैसे जा सकते हैं जब इन चैलेंजेस को हम यहाँ पे पूरा करेंगे। अब देखिए डिजिटल डिवाइड यहाँ पे है क्यों? सबसे पहले तो हाई कॉस्ट है, स्मार्टफोन की कॉस्ट काफ़ी हाई है, कंप्यूटर्स की हाई है, इंटरनेट कॉस्ट हाई है, एंड लैंग्वेज बैरियर है। काफ़ी बार उनको लैंग्वेजेस नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, तो जाहिर सी बात है आप इंटरनेट को उतना अच्छे तरीके से यूज़ नहीं कर पाते हैं। एंड ऑब्वियसली इंटरनेट कनेक्टिविटी बैरियर, क्योंकि अभी भी काफ़ी रिमोट एरियाज़ में इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी है वो काफ़ी पुअर है। इन्हीं सब कारणों की वजह से हमारा डिजिटल डिवाइड यहाँ पे होता है। तो ये हमारे कुछ टॉपिक थे, आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हैं नोट्स के लिए। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देखते हैं हमारा जो लास्ट टॉपिक है ई कॉमर्स।
तो अब हम डिस्कस करते हैं हमारा फाइनल टॉपिक ई कॉमर्स। अब देखिए वैसे तो ई कॉमर्स जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है वहाँ पे ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको रिवाइज करते हैं। तो आपका ई कॉमर्स सिंपली होता क्या है, देखिए ई कॉमर्स बोला जाता है जब ऑनलाइन या इंटरनेट के ऊपर आप कोई भी गुड्स या सर्विसेज को सेल या बाई करते हैं। गुड्स आपको पता है कोई भी आपका फिजिकल जो चीज़ है, एंड सर्विसेज जो जब आप केवल सर्विस देते हैं, यानी कि जब आपका कोई भी फिजिकल प्रोडक्ट यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता है, यानी कि जैसे आपका मेडिसिन फील्ड है या डॉक्टर्स हैं या सिंपली टीचर्स हैं, तो ये आपका सर्विसेज के अंदर आता है। तो सिंपल सा है। ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स भी कहा जाता है। ई कॉमर्स इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यूजिंग इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट की मदद से किसी भी गुड्स या सर्विसेज को सेल या बाई करना आपका ई कॉमर्स कहलाता है। अब इसके एग्जांपल आपको ऑलरेडी पता है, अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, ईबे, पेटीएम और भी बहुत सारे हैं। तो इसके बेसिक से कुछ एग्जांपल हैं। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, एक तो ये सबसे पहले आपका 24/7 अवेलेबल है, यानी कि हमेशा ही अवेलेबल रहता है, और यहाँ पे मल्टीपल चॉइसेस होते हैं, वो भी काफ़ी कम कीमतों पर, यानी कि काफ़ी लो कॉस्ट पे। और यहाँ पे कोई फिजिकल बैरियर नहीं है, यानी कि आपको फिजिकली अवेलेबल होना नहीं पड़ता किसी भी स्टोर पे, यानी कि यहाँ पे सबका सब ऑनलाइन स्टोर है। अब देखिए ऑलरेडी वैसे तो हम इस चैप्टर को डिस्कस कर चुके थे, या इस टॉपिक को हम डिस्कस कर चुके थे, इंटरनेट सर्विसेज जो है कि ई कॉमर्स या ऑनलाइन का क्या क्या हमको फ़ायदा है, ऑनलाइन एजुकेशन है, ई गवर्नेंस है, ई रिजर्वेशन है, तो वही सब यहाँ पे भी आता है। देन एक आपका लास्ट टॉपिक है सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन। अब देखिए सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन क्या होता है कि ऑनलाइन जब भी आपका डेटा जो है ट्रैवल करता है किसी भी मीडियम से, तो वो अनऑथराइज्ड तरीके से कोई उसको रीड नहीं कर सकता, कोई उसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता। तो सिंपल सा है, it means the data is not received or modified by an unauthorized person over the internet from source to destination, यानी कि सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचने तक आपको जो डेटा है वो सिक्योर रहता है। इसके लिए कुछ फीचर्स हमने देखे थे कि कैसे हम ऑनलाइन आपका डेटा को सिक्योरली हम सेंड कर सकते हैं, जिससे कि हमको सेफ साइट्स में हमेशा जाना चाहिए, हमें हमेशा ही HTTPS जो है इसका यूज़ करना चाहिए, जो कि आपका सिक्योर्ड होता है बजाय आपके HTTP के। तो ये कुछ बेसिक्स हैं। देन आपने ई कॉमर्स के जो फ्रॉड है या ऑनलाइन फ्रॉड है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि क्या आपके स्कैम्स होते हैं, आपके सिंपली क्विक स्कीम से मैसेजेस आते हैं, फेक ईमेल्स आते हैं, तो ये सिंपली आपके फ्रॉड होते हैं जो कि इंटरनेट पे होते हैं या ई कॉमर्स में होते हैं। तो इसी टॉपिक के साथ आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। वैसे तो ऑलरेडी हम इस टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर नंबर 2 के अंदर। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इसी के साथ ही हमारा जो चैप्टर है साइबर एथिक्स, ये भी कंप्लीट होता है, चैप्टर नंबर 7। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 8।